हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनमोल कोचिंग। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट आवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस द हार्मोनल कंट्रोल ओवर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस में कंप्लीट होती है, उस पे कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी एज में जाकर के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक एज पे जाकर के ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। और ये उसी टाइम पीरियड पे क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो हमारा हाइपोथैलेमस है, दैट सिक्रीट्स एन हार्मोन विच इज कॉल्ड GnRH हार्मोन, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे आप सबने 11th में पढ़ा है कि जो हमारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं, ये सब एक ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसके कंट्रोल में रहती है। तो मास्टर ग्लैंड कौन सी है? हमारी प्यूटरी ग्लैंड। तो प्यूटरी ग्लैंड हमारी सभी अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। बट प्यूटरी ग्लैंड खुद से हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में रहती है। तो सबसे पहले क्या करता है हाइपोथैलेमस, उसको जो भी हार्मोन सिक्रीट करवाना है, जो भी हार्मोन का सिक्रीशन रोकना है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स सिक्रीट करता है। तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे गोनाड्स को एक्टिवेट कराना है कि वो हार्मोन सिक्रीट करे जिससे गोनाड, टेस्टिस या ओवरी अपना फंक्शन करना स्टार्ट करे। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस पे हार्मोनल कंट्रोल। तो यहाँ पे कौन से गोनाड की बात कर रहे हैं हम? टेस्टिस की। तो टेस्टिस को कंट्रोल करना है, अब गोनाड को कंट्रोल करना है। किस लिए? कि वो हार्मोन रिलीज करे। तो क्या यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो है वो क्या सिक्रीट करेगा? रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा रिलीजिंग हार्मोन? गोनाडोट्रोपिन। तो वो गोनाड्स को कह रहा है कि हार्मोन्स को सिक्रीट करे। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन में है वो एक्टिवेट होगा, देन इट सिक्रीट्स द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल धीरे 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 हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, वो इंक्रीज होगा, तब हमारी प्यूटरी ग्लैंड जो कि प्यूटरी ग्लैंड जो हमारी जो कि मास्टर ग्लैंड है वो एक्टिवेट होगी और वो गोनाड्स सिक्रीशन करेगी टू गोनाडोट्रोपिन्स का। वन इज LH एंड अनदर वन इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे दो हार्मोन सिक्रीट हुए हैं, वन इज LH and another one is FSH. LH stands for luteinizing hormone and FSH is follicle stimulating hormone. अब LH जो है वो एक्ट करेगा लाइडिंग सेल्स पे और स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन विच इज अनदर ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स, जो क्या करेगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग को मेंटेन करेगा और कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो दूसरा हार्मोन है FSH, वो क्या करेगा? एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स। हमने पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप की सेल्स हैं, जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। जर्म सेल्स जो हैं वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो रही हैं किसमें? मेल गैमेट में, स्पर्म्स में। और जो दूसरी सेल्स वहाँ पर थी सर्टोली सेल्स, जो उसको नरिशमेंट दे रही थी, वहाँ उस पर अटैक उसको स्टिमुलेट करेगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो इन सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट करेगा और जिससे क्या होगा? स्टिमुलेट करेगा कुछ सिक्रीशन, कुछ फैक्टर्स का जो हेल्प करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। इसी चीज़ को हम और अच्छे से फ्लो चार्ट के थ्रू क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट हो रहा है और हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होकर के, आप मेरे साथ साथ फ्लो चार्ट बनाते रहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे रब करना पड़ेगा। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है और वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब अब एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचता है, हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करता है, तो ये एक्टिवेट करता है हमारी प्यूटरी ग्लैंड को। अब ये प्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? प्यूटरी ग्लैंड करेगी दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट। तो ये जो हमारी प्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन है, दो टाइप के सिक्रीशन करेगी। वन इज LH विच इज ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, दूसरा वो करेगी FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए तीन सेल्स हमने पढ़ी थी, सर्टोली सेल्स, जर्म सेल्स, स्लाइडिंग सेल्स। अब जर्म सेल्स तो कन्वर्ट होगी स्पर्म में, बची लाइडिंग और सर्टोली सेल्स। तो इसको याद रखिए, L फॉर लाइडिंग सेल, L फॉर LH हार्मोन। तो ये किस पे फंक्शन करेगा? लाइडिंग सेल पे।
और वो क्या कहेगा लाइडिक सेल को फंक्शन करके, वो एक्टिवेट कर रहा है उन्हें कि ये हेल्प करे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करे। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये फंक्शन करेगा सर्टोली सेल्स पे। वैसे तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि L4 ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, L4 लाइडिक सेल, तो वो सेम है। ऐसे ही S4 सर्टोली सेल्स और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसमें भी ऐसा आ रहा है। तो हम थोड़ा सा हम इस तरीके से लिंक बना के चलेंगे तो याद करना आसान रहता है। तो दोनों ही अल्टीमेटली फंक्शन किस पे कर रही हैं, कि दोनों ही फंक्शन इस चीज़ पे कर रही हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्मूथली किया जा सके। तो ये हुआ हार्मोनल कंट्रोल ओवर द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इन हार्मोनल कंट्रोल की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है स्मूथली स्टार्ट होगी और प्रोडक्शन होगा स्पर्म का। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्म का स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्पर्म के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो देखिए स्पर्म क्या है, आपने जब प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि स्पर्म बनने से पहले, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस से पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मिड्स होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मिड्स में एक सेल बनती है जो हैप्लॉइड होती है और नॉन मोटाइल होती है। वही सेल हैप्लॉइड की हैप्लॉइड ही रहती है, बट वो मोटाइल हो जाती है, उसमें कुछ और भी चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस सारे जो हैं, जैसे कि उसका साइटोप्लाज्म जो है मैक्सिमम, स्पर्मिड का जो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। उसका जो गोल्जी बॉडी है वो स्पर्म का एक्रोसोम फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसका जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस हो जाता है। क्यों हो रहा है ये सब, क्या हो रहे हैं, ये चेंजेस हो रहे हैं। ये सब चेंजेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो हो रहा है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में बहुत सारे चेंजेस हुए, न्यूक्लियस कंडेंस हो गया, नैरो हो गया, ठीक है। उसका जो गोल्जी बॉडी है वो चेंज हो गया एक्रोसोम में, किसका, स्पर्मिड्स का चेंज हो गया स्पर्म एक्रोसोम ऑफ स्पर्म में। सेंट्रियोल जो होता है स्पर्मिड का, वो यहाँ स्पर्म में नेक रीजन बनाने के काम आता है, ठीक है। जो स्पर्मिड्स में माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है जो किसी भी सेल में एक पावर हाउस की तरह काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो यहाँ पे एक स्पायरली अरेंज हो जाता है। अगेन वो यहाँ पे भी वही काम कर रहा है, स्पर्म को मोटाइल बनाने के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये सब प्रोसेस आती है अंडर द नेम ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो एक सेल थी, हमारी पूरी बॉडी ना, ह्यूमन बॉडी सेल्स की बनी है। अब एक सेल ने स्पेसिफिक काम करना था, उसके लिए उसने अपने आप में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। क्या काम था, फ्यूज़न करना था, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ किया। सेकंड, उसको मूवमेंट शो करना था, इसलिए उसने फ्लैजिला डेवलप किया। तो सबसे पहले क्या है, सेल है बना, इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो बहुत इजी है डायग्राम। इसको अगर हम कोशिश करेंगे डायग्राम को बनाने की तो बहुत इजी डायग्राम है। देखिए मैं आपको इसको यहाँ पे साइड पे बना के दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, क्योंकि फ्यूजन में ना न्यूक्लियस ही सबसे इन्वॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करें, न्यूक्लियस वाला पोर्शन बना लें। ऐसे अगर आप स्टेप वाइज इसको बनाएंगे तो बहुत इजी रहेगा। तो आपने सबसे पहले न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा क्या होगा, बहुत सारा नहीं सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटीरियल होगा। उसके बाहर यहाँ पे बाहर की साइड बनेगा इसमें एक्रोसोम, जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब एक्रोसोम क्या कर रहा है, एक्रोसोम सिक्रीट करता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो कि एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे अंडर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। और यहाँ पे नीचे की साइड पे इसके यहाँ बाकी जो पार्ट्स हैं कुछ इस तरीके से, इसका नेक और मिडल पीस बनेगा, ठीक है। और अब क्या करना है हमें, सिर्फ इसकी एक आउटर कवरिंग बना दीजिए, क्योंकि एक सेल है तो ये किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो कवर होगी ना। तो ये इस तरीके से इसको पूरा कर लीजिए। तो अब आइए अपने, ये हमारा इस तरह से इजीली स्पर्म का डायग्राम जो है वो बन जाएगा। ये देखिए सबसे पहले क्या है स्पर्म के डायग्राम में, ये एरिया न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या हो गया, ये हो गया एक्रोसोम, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया ताकि क्लियरली नजर आए, थोड़ा और कर देते हैं। ये देखिए तो क्या हुआ, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल हो गया, उसके बाहर हमने ऊपर बनाया एक्रोसोम, नीचे हमने बनाया नेक पीस एंड मिडल पीस, और मिडल पीस में स्पायरली अरेंज्ड माइट्रोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड द एनर्जी टू स्पर्म फॉर स्विमिंग, और उनको चारों तरफ से कवर कर रही है एक लेयर विच इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर हम
स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का, उसमें मेन 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में पाएंगे, हम देखते हैं थ्योरी में 4 पार्ट्स कौन से हैं। फर्स्ट इज हेड, देन नेक, नेक के बाद आता है मिडल पीस, मिडल पीस के बाद आता है टेल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एनवलप की तरह पूरी स्पर्म बॉडी को कवर करके रखती है। स्पर्म का जो हेड है कंटेन एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, उस पर एक न्यूक्लियस है जो थोड़ा सा पूरा सर्कुलर नहीं है, एलोंगेटेड शेप लिए हुए है, हैप्लॉइड है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहाँ सिर्फ 23 है, 23 पेयर नहीं है। अब जो इसका फ्रंट पोर्शन है, इंटीरियर पार्ट है जो इसका किसका, एक्रोसोम का, कवर्ड बाय किसका, सॉरी न्यूक्लियस का, कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने एक्रोसोम कहा। तो 4 पार्ट्स हैं स्पर्म में, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। अभी हम बात कर रहे हैं हेड की। हेड में है एक न्यूक्लियस जिसकी शेप कैसी है, एलोंगेटेड। क्रोमोसोम कितने हैं, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड है। और उस न्यूक्लियस के बाहर इंटीरियर पार्ट पे, फ्रंट पार्ट में है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोला है, एक्रोसोम। अब एक्रोसोम में के अंदर होता क्या है, एक एंजाइम होता है जो कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, विच एंजाइम दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। अब बात करते हैं नेक्स्ट पीस, दैट इज अ मिडल पीस। तो मिडल पीस में क्या है, न्यूमेरस माइट्रोकॉन्ड्रियास हैं, बहुत सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। तो स्पर्म की टेल को मूवमेंट कराने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत है, जिसकी वजह से स्पर्म मूवमेंट करे, वो कौन दे रहा है, वो दे रहे हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, जो स्पर्म को मूवमेंट देता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो एग सेल है वो नॉन मोटाइल है, और अगर स्पर्म भी मूव नहीं करेगा तो स्पर्म एग तक रीच कैसे करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो स्पर्म की मूवमेंट के लिए वो ज़रूरी है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है ना, इसमें देखिए डायग्राम में, जो इन दोनों के बीच में, दैट इज मिडल पीस और ये हेड के बीच का जो एरिया है वो होता है नेक, और हेड, ये मिडल पीस के पास का जितना भी एरिया होता है ये होता है टेल। चलिए, द ह्यूमन मेल जो एजैकुलेट्स द अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है, एट अ टाइम। एक सीमन जो होता है अप्रॉक्स 3.5 ml का जो सीमन है उसमें लगभग 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स तक होते हैं, ठीक है। बट at least 60% sperms must have normal shape and size, and at least 40% of them must show vigorous movement, ठीक है। तो ये मूवमेंट शो करते हैं, इसमें से मोर देन 50% किल हो जाते हैं जो एग तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, बिकॉज ऑफ द फैगोसिटिक रिएक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक and some kind of acidic condition of female reproductive tract. So this is the movement of sperm and the hormonal growth control of the स्पर्मेटोजेनेसिस पे हार्मोनल का क्या कंट्रोल है। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।